हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आप लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और आप लोग जो है ईएमआरएस जो फॉर्म है वो आप लोग जमा कर चुके होंगे, ठीक है। क्योंकि इसका लास्ट डेट परसों तक था, 10 तारीख तक। तो उससे पहले आप लोग जमा कर दिए होंगे और अभी अभी जो है एकलव्य आश्रम के लिए अभी अभी भी जो है अगर नहीं जमा किए हैं तो उसके लिए भी आप लोग अ, जल्दी जमा कर देना है। 20 तारीख तक उसका लास्ट डेट है, ठीक है। तो जल्दी जमा कर देना है समय से पहले, नहीं तो फिर उसके बाद जमा नहीं होगा, फिर आप लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, फिर तैयारी का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए उस पार्ट 1 हम लोग कर चुके थे। पार्ट 1 में हमने जो विज्ञान के कुछ चैप्टर बचे हुए थे उसमें हमने कंप्लीट किया और अभी 16 चैप्टर से लेकर 21 चैप्टर तक हम लोग पूरा करेंगे और पूरा का पूरा आप लोग का ये जो विज्ञान है, साइंस और सोशल साइंस है, ठीक है। साइंस और सोशल साइंस है वो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। बस इन्हीं को रिवीजन करते रहना है, बार बार क्लास को देखना है, ठीक है। और इसी से आप लोग विश्वास कीजिए इस कंटेंट पर, इसी से आप लोग का अगर मान लो 20 सवाल आएगा विज्ञान में तो यहाँ से ही 18 से 19 सवाल यहीं से आएगा। सामाजिक विज्ञान में भी यहाँ से ही 14-15 सवाल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बस क्लास को बार बार करते रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि एक बार में हम लोग 2 3 4 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, इसलिए थोड़ा वीडियो यानी क्लास जो है थोड़ा लंबा हो सकता है, पर कोई बात नहीं, हम लोग पूरा कंप्लीट जो है विज्ञान सामाजिक विज्ञान पूरा कर रहे हैं, तो इतना लंबा तो कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 30-40 मिनट के इतना हम लोग का जो है क्लास चलेगा। तो आप लोग क्लास को पूरा देखा कीजिए, बीच पर छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान फिर मान लो जो वहीं पढ़े हुए रहेंगे वही आ जाएगा तो फिर बोलेंगे कि नहीं पढ़ाए थे। पूरा क्लास देखना है, ठीक है। तो पूरा क्लास आप लोग देखेंगे तो आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर का नाम क्या लिखा हुआ है, बचत तेल की। तो तेल की बचत करना है, ठीक है। तो तेल की बचत करना है, कहाँ कहाँ तेल का बचत करना है आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप लोग का ये किताब में दिया हुआ था, उस चैप्टर को अगर पढ़े होते तो आप लोग इसका जवाब दे सकते थे। मैंने ये चैप्टर को पढ़ाया हुआ है। बचत तेल से आप लोग सर्च करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा गाड़ी जो है थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने बताया है। तो उतना डिटेल अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये जितना भी उसी का यहाँ पर एमसीक्यू सवाल हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो वो वाला यहाँ अगर नहीं पढ़ पा रहे तो यहाँ कर लेंगे, इतना ही काफ़ी है अभी जितना समय बचा हुआ है आप लोग के पास, क्योंकि और गणित भी पढ़ना है। गणित का भी मैंने क्लास डालना शुरू कर दिया है, उसको भी आप लोग देखा कीजिए। मैंने आप लोग के लिए क्लास डाला हुआ है 2D और 3D का, उसको भी देख लीजिए, वहाँ से एक सवाल आता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल को किस तरह पूछा जाता है, किस कक्षा के बच्चों को सरकार की ओर से साइकिल दी जाती है। तो ये तो जनरल सवाल है। तो आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो किस क्लास के बच्चों को दिया जाता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, कक्षा 9 के बच्चों को दिया जाता है, ठीक है। अभी साइकिल नहीं दिया जाता, अभी पैसा दे देता है स्कॉलरशिप के तौर पर, खाता खुलवाता है सभी बच्चों का, स्टूडेंट खाता, और वहाँ पर ही पैसा भेज देता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त तरल ईंधन को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं। ये आप लोग की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, तेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेल। अगला है, विभिन्न राज्यों के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है। तो मान लो एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ, तो ये जो रास्ता इस तरह करके जाता है एक शहर से दूसरे शहर, तो उसको कौन सा रास्ता बोलते हैं, बड़ा बड़ा शहर, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच, नेशनल हाईवे, ठीक है। अगला 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 जो सवाल है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तो बरौनी कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप लोग दो दो तेल शोधक कारखाना, जहाँ पर तेल को निकाल कर यानी कच्चा तेल को निकाल कर जहाँ पर सफा किया जाता है, साफ किया जाता है, ठीक है, सफाई की जाती है, उसी को तेल शोधक कारखाना बोलते हैं। तो ये आप लोग को दो ठो याद रखना है, ठीक है। तो असम में एक ठो याद रखना है, असम में है आप लोग का डिग बॉय, डिग बॉय, और एक ठो होता है बिहार में बरौनी, ठीक है। तो ब से बिहार, ब से बरौनी, इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। तो बरौनी कहाँ, तो बरौनी जो तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो वो कहाँ हो जाएगा, बिहार में
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं आप लोग भी। तो बिहार में बरौनी है। मुंबई हाई किसका उत्पादन करता है, तो मुंबई में भी किस चीज़ का उत्पादन होता है, तो खनिज तेल का है, ठीक है। पेट्रोलियम का संचित भंडार कितना है, तो पेट्रोलियम हमारे धरती के अंदर में कितना है, तो सीमित है, सीमित मतलब एक लिमिटेड है, ठीक है। मतलब जितना बना हुआ उतना ही है ना, आगे ज़्यादा बन रहा है बल्कि कम हो रहा है, तो सीमित है, इसलिए वो कहा जाता है कि ईंधन का सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, तेल को बचाना चाहिए, चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। अगला जो सवाल है वो है, शहरों में घरों शहर जो शहर में जो घर होते हैं, शहरों में जो घरों में किस तरह का ईंधन व्यवहार किया जाता है, तो वहाँ पर शहर में जो है खाना बनाने के लिए कौन सा ईंधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो एलपीजी गैस, गैस देखे हैं ना, गैस टंकी, ठीक है, इस तरह रहता है। तो इस और घर गाँव देहात में तो कोयला वगैरह लकड़ी वगैरह से हम लोग जला करके खाना बनाते हैं, लेकिन शहरों में जो है एलपीजी का इस्तेमाल किया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल क्या लिखा हुआ है, पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, तो बताओ इनमें से कौन पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है, तो प्लास्टिक हो गया, उर्वरक हो गया, आयुर्वेदिक दवाएं हो गई, या रबर हो गया। तो पेट्रोलियम कौन सा नहीं है, तो आयुर्वेदिक दवा, आयुर्वेदिक दवा जड़ी बूटी से बनता है, ठीक है, ये पेट्रोलियम चीज़ें नहीं होती है। अगला सवाल है, कौन सा वाहन बिना तेल का चलता है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जाता है, तो कौन सा बिना तेल का चलता है, तो ये ई रिक्शा, टोटो बोलते हैं लोग इंग्लिश में, है ना। तो शहर में बहुत सारे टोटो आप लोग देखे होंगे। ई रिक्शा जो है वो बिना तेल से चलता है, यानी ये बैटरी से चलता है, चलता है बैटरी से, ठीक है। अगला है, कौन सा वाहन तेल से चलता है, तो बताएंगे, ई रिक्शा तो मैंने बताया अभी बैटरी से चलता है, साइकिल हम लोग अपना जो ऊर्जा से अपना ताकत से चलाते हैं, रिक्शा बैलगाड़ी से, रिक्शा वगैरह जो होता है ना वो इंसान वगैरह चलाता है, और मोटरसाइकिल ये तेल से चलता है। तो ये पूछा गया था कि तेल से कौन सा चलता है, तो मोटरसाइकिल तेल से चलता है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो 33 है ये किन दो राज्यों को जोड़ती है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये जो अभी मैंने बताया ना, बड़ा बड़ा शहर को जोड़ने वाला जो सड़क होता है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते हैं, एनएच बोलते हैं। तो उसमें नंबर दिया गया है, तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 33 है वो किन शहरों को जोड़ती है, तो झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और लास्ट सवाल इस चैप्टर का, तेल शोधक कारखाना रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, मैंने बताया तेल शोधक कारखाना जो है मुख्य रूप से कहाँ पर है, डिगबोय और बरौनी में। तो डिगबोय कहाँ पर है, असम में, और बरौनी कहाँ पर है, बिहार में, ये भी आप लोग को बताए हैं, ठीक है। तो ये रहा इस चैप्टर का एमसीक्यू। और अब हम लोग चलते हैं अगला चैप्टर में। अगला चैप्टर का नाम है चढ़ाई पहाड़ की, यानी पहाड़ पर चढ़ाई करना है। और ये सब तो मैंने चैप्टर वाइज पूरा थ्योरी आप लोग को समझाए हैं, फोटो से मैंने दिखाया है कि अ, कौन सा पहाड़ की बात किया जा रहा है, कौन कौन चढ़ा था, कब चढ़ा था, मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। आप लोग उस पूरा क्लास को देखे होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखे होंगे तो समय मिले तो देख लेना, नहीं तो अभी जितना समय बचा है वो इसमें यहाँ पर जितना कर रहे हैं ना उतना ही आप लोग के लिए काफ़ी है। हम वो बड़ा बड़ा क्लास को अभी सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है। फिर भी अगर आप लोग पूरा डिटेल में अगर जानना चाहते हैं तो चढ़ाई पहाड़ की चैप्टर का नाम आप लोग सर्च करेंगे, या फिर अ, जाएंगे प्ले लिस्ट में तो आप लोग वहाँ देखेंगे, तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो चल देखते हैं इससे क्या क्या सवाल बन सकता है। तो चैप्टर का नाम है चढ़ाई पहाड़ की, पहाड़ पर चढ़ना है, और कौन सा पहाड़, तो हिमालय पहाड़, ठीक है। तो वह हिमालय पहाड़ पर कौन कौन चढ़ाई की थी, महिला महिला में और पुरुष में भी, तो उस सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर पहला सवाल है, एवरेस्ट पर पहुंचने वाला भारत का प्रथम महिला तो कौन है, तो इसका सही आंसर और क्या हो जाएगा, बछेंद्री पाल, बछेंद्री पाल। इसको देख देख के कौन चढ़ी थी, प्रेमलता अग्रवाल, ये भी आप पूछेगा। अगला सवाल है, झारखंड का लोह नगरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे कहा जाता है, तो जमशेदपुर को, टाटा जमशेदपुर, ठीक है। बछेंद्री पाल कहाँ के रहने वाली थी, तो वो जमशेदपुर के ही रहने वाली थी। अगला सवाल है, सबसे अधिक उम्र में, कम उम्र में नहीं पूछा गया, सबसे अधिक उम्र में भारत की प्रथम महिला को जिसमें माउंट एवरेस्ट पर विजय पताका फहराई, तो वो कौन थी, प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। झारखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है, तो ये बछेंद्री पाल। अगला सवाल है,
वर्ष 2013 में चढ़ाई की थी कौन? प्रेमलता अग्रवाल। तो उसको कौन सा सम्मान दिया गया था, कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये भी पूछा जाएगा। 2013 में दिया गया था, किसको दिया गया था? प्रेमलता अग्रवाल को। कौन सा उपाधि दिया गया था? तो याद रखना पद्मश्री दिया गया था। क्या दिया था? पद्मश्री। ठीक है, पद्मश्री नहीं, शायद इसका ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर होगा पद्म भूषण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। रांची के मोहराबादी इलाके में पहाड़ी का नामकरण किसकी याद में की गई? तो रांची में एक पहाड़ी है, तो आप लोग का किताब में ये दिया हुआ था, ये वाला फोटो भी दिया हुआ है। तो उसका नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई के नाम पर, देवेंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। अगला सवाल है, विश्व की चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराने वाली भारतीय महिला जो 50 वर्ष की उम्र में विश्व के सातों महाद्वीपों का उच्चतम पहाड़ों पर चढ़ाई की थी, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रेमलता अग्रवाल। तो ये पूछेगा प्रेमलता अग्रवाल एवरेस्ट पर कब फतह की थी? तो अभी मैंने बताया था 20 मई 2012 को। और 2013 को उसको क्या मिल गया? क्या मिल गया? उसको पुरस्कार मिल गया। ठीक है, अगला अगला और अंतिम सवाल है इस चैप्टर का। पूछा है माउंट एवरेस्ट फतह करते समय प्रेमलता अग्रवाल की उम्र कितना थी? तो कितना उम्र था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 48। 48 उम्र में वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी। तो ये था चढ़ाई पहाड़ की चैप्टर। और अगला चैप्टर हम लोग पहुंच गए हैं। अगला चैप्टर का नाम है अंतरिक्ष से। अंतरिक्ष का अर्थ होता है, जैसे यहाँ धरती ये है, धरती के ऊपर जैसे धरती के ऊपर जहाँ भी हम लोग जाएं, चांद पर जाएं, दूसरे ग्रह पर, तो वो अंतरिक्ष ही कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चांद से धरती को देखा जा रहा था, तो यहाँ अंतरिक्ष से धरती किस तरह दिखता है वो बताया गया है इस चैप्टर में। इसका मैंने पूरा डिटेल फिर से बता दें कि इसको मैंने पूरा अच्छी तरीके से समझा दिया है, बहुत अच्छे तरीके से समझा समझा के, दिखा दिखा के, फोटो के द्वारा। तो आप जो बच्चे क्लास को पूरा किए होंगे, अब यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे तो उसको आसान लगेगा, सब सवाल जो है पढ़ा हुआ लगेगा। और जो नहीं पढ़े हुए हैं आप लोग, तो अगर समय मिलेगा तो देख लीजिएगा, पूरा अच्छे से मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी देखेंगे तो यहाँ जितना करवा दे रहे हैं ना उतना आप लोग कर लीजिए, यहाँ से ही आप लोग का सवाल फंस जाएगा। तो यहाँ पर पूछा जाता है, ये सवाल पूछा गया था, पूछा भी जाता है हर बार, पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? तो याद रखना सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोब। अगला है, निम्नलिखित में कौन अंतरिक्ष अंतरिक्ष में कौन गई थी? तो कौन गई थी? तो याद रखना सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स जो है अंतरिक्ष में गई थी। और पूछेगा पृथ्वी का आकार कैसा है? तो याद रखना वो कैसा है? गोला आकार। अगला सवाल देखेंगे, वो जो चीज़ हमारे नज़दीक होती है उसका आकार दूर की चीज़ों से कैसी होती है? तो मान लो कोई यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर है और वही उतना ही बड़ा चीज़ जो है यहाँ पर भी। तो बताए सामने वाला चीज़ कैसा दिखाई देगा दूर की तुलना में? तो ये बड़ा दिखाई देगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बड़ा। ये पूछा था कि सामने वाले की तुलना में, दूर की तुलना में जो है सामने वाला किस तरह दिखाई देगा? बड़ा दिखाई देगा। तो हमारे नज़दीक होती है उसका आकार दूर से कैसा होता है? ये वाला बड़ा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, पलामू के नए किले किसने बनवाए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजा मेदिनी राय। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया था 2025 में ही। और 1660-61 में राजा मेदिनी राय का किसके साथ युद्ध हुआ था? तो किसके साथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दाऊद खां। यहाँ पर दा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। चलिए अगला सवाल है, पलामू के पुराने किले किसने बनवाए थे? तो किसने बनवाए थे? राजा मेदिनी राय या राजा भगवंत राय? तो राजा मेदिनी राय। ठीक है, अगला सवाल है नाग ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा भी जाता है और हर बार पूछा गया है। ठीक है, नागपुरी दरवाजा कितना ऊंचा है? तो याद रखना इसका सही आंसर हो जाएगा 40 फीट। कितना है? 40 फीट। मेदिनीनगर से बेतला वन कितना दूरी पर है? तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 किलोमीटर। यहाँ पत्थर के खंबे पर किस भाषा की जानकारी जो है मिली है? तो पत्थर, यहाँ पत्थर लिखा हुआ है, पत्थर पर कौन सा भाषा की जानकारी दी गई है? अरबी भाषा, फारसी भाषा, संस्कृत या सभी? तो सभी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलूटी।
मलुटी में कितना मंदिर है? 108 मंदिर है, इसलिए इसको मंदिरों का गांव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मलुटी। गांव का नाम मलुटी किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर? तो मलुटी जो है मल शासक के नाम पर, पाकुड़ के जो है शासक थे मल शासक, उसी के नाम पर, मल शासक के नाम पर जो है मलुटी जो है उस गांव का नाम रखा गया है। तो अभी मैंने बताया मलुटी गांव में कितने मंदिर हैं, तो मलुटी गांव में कुल कितने मंदिर हैं? तो याद रखना 108, जो एम्बुलेंस नंबर है ना 108, इतना ही वहाँ पर मंदिर, इतना मंदिर है। मैंने ये चैप्टर समझाया है, फोटो भी आप लोगों को दिखाए हैं, अगर पढ़े होंगे तो समझ पा रहे हैं अच्छे से। चलिए लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, 16 भुजाओं वाली देवी जो देवी है उसका मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखना इसका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवड़ी मंदिर। कहाँ पर है? देवड़ी मंदिर में 16 भुजाओं, भुजा मतलब हाथ, ठीक है, तो देवड़ी मंदिर में इसका आप लोग देखेंगे मूर्ति को तो उसका 16 हाथ है, 16 हाथ भुजा, दो ये भुजा यहाँ हाथ को, माता देवी के हाथों को भुजा कहा जाता है। तो 16 भुजाओं वाली देवी का मंदिर कहाँ पर है? देवड़ी मंदिर में, आप लोग जाके देख सकते हैं। और अगला चैप्टर हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि और 2-3 चैप्टर बाकी है। ठीक है, और ये हम लोग का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसी को आप लोग बार बार रिवीजन करते रहिए। ठीक है, जो हम बोल रहे हैं कि ये वाला सवाल आया हुआ है और स्टार का साइन दे रहे हैं, वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो भूलना ही नहीं। जंगल की बेटी, जंगल की बेटी यहाँ पर चैप्टर का नाम है। आप लोग आप जो किताब में दिया हुआ है, जो पढ़े होंगे उन लोग को पता होगा। तो जंगल की बेटी किसको कहा जाता है? सूर्यमणि। ठीक है, सूर्यमणि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टार गर्ल। ठीक है, ये पूछा जाएगा सवाल। तो पहला सवाल है, जंगल अधिकार कानून कब पारित हुआ? तो याद रखना 2007 में। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा कानून जो है आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है? तो यही जंगल अधिकार कानून 2007। ये उसमें कानून बना था, नियम बना था कि हम लोग आदिवासियों को जंगल में रहने का अधिकार है, और जंगल में जो भी चीज़ है, लकड़ी या फिर पत्ता या फिर जड़ी बूटी, वो सब हम लोग सेवन कर सकते हैं, ये हम लोग को अधिकार है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। कुड़ुक भाषा में टोडंग का अर्थ, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो टोडंग का अर्थ क्या होता है? जंगल। तो जैसे हम लोग जंगल बोलते हैं, हर कोठा में अलग कहा जाता है, हम लोग आदिवासी अलग तरीके से बोलते हैं। तो कुड़ुक भाषा में जंगल को टोडंग बोलते हैं, तो पूछेगा टोडंग का अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जंगल। अगला सवाल है, झारखंड जो है जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो ये कौन कर रही थी? सूर्यमणि कर रही थी। ठीक है, सूर्यमणि चलिए अगला सवाल देखेंगे। सूर्यमणि किस जनजाति की है? तो कौन सा जनजाति की है? कुड़ुक समाज से बिलोंग करती है, कुड़ुक जनजाति। स्कूल आते जाते ही बच्चे रास्ते पर हाथ पैर कहाँ धोए? ये जो पढ़ा हुआ रहेगा पूरा किताब, इस तरह का सवाल वही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि अपने से इसमें कहाँ क्या टिक करेंगे। तो पूरा कहानी को पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि स्कूल से आते ही बच्चे ने अपने रास्ते में हाथ पैर कहाँ धोए। तो याद रखना, ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बलबल के कुंड में। ये एक बार पूछा गया सवाल था, जो पूरा कहानी को पढ़ा हुआ रहेगा, इस तरह का सवाल का जवाब वही दे पाएंगे। टमाटर का खेत किसका है? तो इसका याद रखना, भूवाल भगत का। और सूर्यमणि की शादी किसके साथ हुई? तो ये भी आप लोग को पूछा तो नहीं गया है, पर ये सवाल बनता है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विजय। वासवी दीदी क्या थी? तो वासवी दीदी क्या थी? तो एक क्या थी? शिक्षिका थी, पत्रकार थी? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो वो एक पत्रकार थी। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है और अंतिम सवाल इस चैप्टर का, आदिवासियों के रहन सहन, नृत्य, संगीत, संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उसके अधिकारों के लड़ने के और जंगल बचाने के लिए सूर्यमणि ने किस संस्था की स्थापना की? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, सूर्यमणि ने कौन सा जो है
संस्था की स्थापना की, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोडंग। एक एक जो है संस्था का नाम दे दिया टोडंग, ठीक है। चलिए ये था। और अब हम लोग चलते हैं सेकंड लास्ट चैप्टर, क्योंकि 21 चैप्टर है, उसमें से हम लोग 19 कर चुके हैं, ये 20वां चल रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह का सवाल है, ठीक है। जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन क्लास आप लोग के लिए है, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एक्सप्लेन तो हम किए हुए हैं, जो क्लास में मैंने डाला हुआ है, जो बता रहे हैं पहले उसमें, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या किस तरह का सवाल पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राधिका का विद्यालय, राधिका जो है किस विद्यालय में पढ़ती है, तो याद रखना आदर्श विद्यालय। कौन सा विद्यालय? आदर्श विद्यालय। तो राजकीय माध्य विद्यालय है, लेकिन वो स्कूल किस तरह का है? आदर्श विद्यालय है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तो राधिका का विद्यालय कैसा विद्यालय है? खाली जगह दिया हुआ है, राधिका का विद्यालय जो है, डैश मतलब क्या होगा यहाँ पर? विद्यालय है, तो कैसा विद्यालय है? उच्चतर है, गंदगी युक्त है, या आदर्श है? तो याद रखना राधिका का जो विद्यालय है वो कैसा विद्यालय है? आदर्श विद्यालय है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, राधिका के विद्यालय में कौन सा क्लब है? तो याद रखना उसके स्कूल में कौन सा क्लब है? इको क्लब। साफ सफाई के लिए एक क्लब जो है, उसमें 4-5 बच्चे एक ग्रुप बना के होते हैं, साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं, ठीक है। इको क्लब होता है, हर स्कूल में इको क्लब होता है, ठीक है। और अगला सवाल देखेंगे, विद्यालय में बालक और बालिकाओं यानी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए, लड़का लड़की के लिए शौचालय कैसा होता है? अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सफाई कर्मी को क्या कहना चाहिए? तो सफाई कर्मी को क्या कहना चाहिए? शुक्रिया, ठीक है। पेड़ पौधे का रख रखाव छात्र छात्रा किस प्रकार करते हैं? तो सामूहिक रूप से एक ग्रुप बनाकर जो है पेड़ पौधा का रख रखाव करते हैं, और उस ग्रुप को ही इको क्लब कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे, कूड़े कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना कहाँ फेंकना चाहिए? यदा कदा यानी जहाँ तहाँ, या नाली में फेंक देना चाहिए, सड़कों पर, या कूड़ेदान में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कूड़ेदान में, डस्टबिन में, ठीक है। कूड़े कचरे को कहाँ फेंकना चाहिए? डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में। और इस चैप्टर का अंतिम सवाल है, विद्यालय हो या सार्वजनिक भवन हो या सड़क हो, तो साफ सफाई होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? तो केवल यदा कदा, जहाँ तहाँ, या फिर पर्व त्यौहार में ही केवल होना चाहिए, या फिर नियमित रूप से? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नियमित रूप से, प्रॉपर तरीके से साफ सफाई होना चाहिए। जब भी गंदा होगा तो फिर सभी मतलब साफ सफाई उसी समय हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ साफ कर दिया, जहाँ दिखता है वहाँ साफ कर दिया, और जहाँ नहीं दिखता है वहाँ जो है ऐसे ही गंदगी है, और केवल पर्व त्यौहार में ही हम लोग साफ करें। नियमित रूप से साफ सफाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये था। अब हम लोग लास्ट चैप्टर चलते हैं, और ये यहाँ से आप लोग का 2 सवाल आएगा, फिर बता दें, यहाँ से 2 सवाल आएगा, और आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, तो यहाँ से आप लोग का 20 में से 2 सवाल यहीं से आएगा, ठीक है। तो ध्यान से जितना यहाँ पर पढ़ा दे रहे हैं उसको अगर ध्यान से देखेंगे, तो आप लोग जितना भी पढ़े हैं विज्ञान समाज, अब जो सामाजिक विज्ञान जो अभी 2 मैराथन क्लास लिए हैं पहले, और अभी जो लास्ट क्लास है, और उससे पहले भी छोटा छोटा क्लास जो 10 मिनट वाला लिए थे, सभी को पढ़ते होंगे, तो वहाँ से तो आएगा ही। यहाँ इस अकेले चैप्टर से जो है आएगा पूरा का पूरा 2 सवाल, और यहाँ से आप लोग आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो यहाँ पर जो है चैप्टर का नाम है हमारे भारतीय वैज्ञानिक, जिसका नाम है सी.वी. रमन, ठीक है। तो पूरा नाम क्या हो गया? चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये पूछेगा सी.वी. रमन का पूरा नाम क्या है? चंद्रशेखर वेंकट रमन। कब जन्म हुआ? ये सब सारा चीज़ें पूछा पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल। श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म कब हुआ था? तो याद रखना 17 नवंबर 1888 ईस्वी को। अगला है, सी.वी. रमन का जन्म तमिलनाडु में कहाँ हुआ था? तो तिरुचिरापल्ली में। अगला है, सी.वी. रमन का की खोज क्या थी? तो उन्होंने कौन चीज़ का खोज किया था? एक आध चीज़ का खोज किया था। किस चीज़ का खोज किया था? वो तो रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट का खोज किया था। इसके लिए उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। तो रमन प्रभाव जो है कब प्रकाशित हुई? तो याद रखना 1928 में प्रकाशित हुई, और 1930 में उसको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। चलिए, तो नोबेल पुरस्कार उसको कब मिला? मैंने बताया 1928 में जो है वो प्रकाशित हुई, और 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार। चलिए अगला देखते हैं,
सन 1954 में भारत सरकार ने डॉक्टर सीवी रमन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो 1954 में कौन सा उपाधि? तो पद्मश्री। और 1957 में एक पूछा गया सवाल था जो मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ है, 1957 उसको शांति लेनिन पुरस्कार ये दिया गया था 1957 में। तो पूछा गया था 1957 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो शांति लेनिन पुरस्कार। शांति लेनिन पुरस्कार उसको कब दिया गया था? 1957 को। भारत रत्न उसको कब दिया गया था? यहाँ पद्मश्री लिख दिए, भारत रत्न होगा यहाँ पर। क्या होगा? भारत रत्न। भारत रत्न उसको कब दिया गया था? 1954 में। 1954 में कौन सा जो दिया गया था? भारत रत्न। ये भी पूछा जाएगा। और अंतिम सवाल होगा शायद ये, नहीं और भी सवाल है यहाँ पर, देखेंगे अगला सवाल। सीवी रमन का मृत्यु कब हुआ? तो याद रखना 1970 में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, याद रखना नोबेल पुरस्कार जो मिला था उसको कौन सा क्षेत्र में मिला था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी सवाल पूछेगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। पाने वाला वो पहला व्यक्ति था। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वो दुनिया का पहला इंसान था जिन्होंने भौतिक के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला, पहला नंबर का व्यक्ति। ठीक है, अगला सवाल है, डॉक्टर सीवी रमन जो है वो यूरोप कब गए थे? तो याद रखना 1921 में वो यूरोप गए थे, समुद्र के रास्ते। समुद्र के रास्ते। चलिए अगला सवाल देखेंगे। डॉक्टर सीवी रमन किस उम्र में एमएससी डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस होता है एमएससी, वो कितना उम्र में वो उन्होंने हासिल कर लिया? 19 वर्ष की उम्र में, क्योंकि वो तेज थे, तेज पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। 19 साल में ही उन्होंने एमएससी डिग्री, जहाँ पर लोग 20, 22, 23 साल में करते हैं, वो 19 साल में ही कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, मेधावी थे, पढ़ने में तेज थे। उनका पिताजी एक साधारण से शिक्षक थे। ठीक है, विज्ञान के ही शिक्षक थे। ये पूछा जाता है सवाल। तो ये आपने देख लिया पूरा का पूरा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान का ये जो पूरा का पूरा कंप्लीट क्लास जो है, पार्ट नंबर 2 हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। और अगला आप लोग कमेंट में बताएंगे आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट जो है आप लोग को चाहिए, गणित, हिंदी, या फिर झारखंड से, झारखंड का जनरल नॉलेज, या फिर भारत का जनरल नॉलेज। आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम वही आप लोग के लिए पूरा कंप्लीट क्लास डाल देंगे। ठीक है, तो हमने आधा घंटा में पूरा का पूरा पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया, और ये आप लोग का पूरा क्लास कंप्लीट हो गया। इसी को बार बार आप लोग देखते रहिए। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे, बार बार बता रहे हैं, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को आगे कौन सा क्लास चाहिए, वही वाला आप लोग के लिए क्लास डाल देंगे। ठीक है, बना देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ते रहिए। फॉर्म जो है आश्रम स्कूल के लिए 20 तारीख तक अभी लास्ट डेट है, तो नहीं भरे होंगे तो भर लीजिएगा। कैसे भरना है वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद। जय हिंद।